इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसमें कमेंट अपना क्वेश्चन टिक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक और संप्रदान कारक। तो कारक कर्ता जो इसमें चिन्ह होता है उसी से आधार पर ये पूछा जाता है। और कारक इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और आपको 1 नंबर से 1 से 2 नंबर आपके लेखपाल के एग्जाम में दिला के जाएगा। तो आप इससे कारक को इग्नोर नहीं करिए और अच्छे से इसको रट डालिए। तो क्या बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, से किसका चिन्ह है? तो कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि करण कारक हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक उत्तर है। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? नन तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, समन तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि समास। तो जो वाचस्पति है वो अलुक तत्पुरुष का समस्त पद है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? संकेतवाचक, क्या कोई संकेत कर रहा है, क्या कोई कारण बता रहा है, क्या कोई परिणाम बता रहा है या फिर क्या कोई संबंध बता रहा है? तो इसमें संबंध तो कोई दिख नहीं रहा है और कोई परिणाम भी नहीं दिख रहा है, तो संकेत भी कुछ नहीं है। तो क्या है? कारण है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। वह लाचार क्यों है? तो लाचार है वो अंधा होने के कारण। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? कारण बताया जा रहा है। तो यह क्या हो जाएगा? कारणवाचक अव्यय। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनें। समुद्र का पर्यायवाची बताना है। अरड़ो, विश्वम्भर, उदक या फिर तुंग। तो समुद्र का जो पर्यायवाची है वो है अरड़ो। ऑप्शन नंबर ए सही है। सौदामिनी का पर्यायवाची बताना है। दारा, विद्युत, गंगोत्री या फिर व्यापारी। तो सौदामिनी का जो पर्यायवाची है वो हो जाएगा विद्युत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? संघटना, रचना विन्यास, विरचित या फिर उद्भावना। तो संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द, यानी कि कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है? तो विरचित जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सही है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन लेखपाल जो 2015 में परीक्षा हुई थी वहीं से लिए गए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपको इससे भी अंदाज़ा लगेगा कि क्वेश्चन किस तरह से आए थे और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध, भय, उत्साह या फिर विस्मय। तो रौद्र का स्थायी भाव क्रोध है। आपने सुना भी होगा कि बहुत रौद्र रूप में रहता है, तो यानी कि बहुत क्रोधित रहता है। तो रौद्र रस का जो स्थायी भाव है वो है क्रोध। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है, यानी कि एक समान होता है? प्रथम और जो अंतिम पद होता है, शब्द होता है, वो एक समान होता है। कुंडलियाँ, रोला, दोहा या फिर सोरठा। तो क्या है? यह है कुंडलियाँ। कुंडलियाँ में प्रथम और अंतिम जो शब्द होता है एक जैसा होता है, इसलिए उसको ऑप्शन नंबर ए सही है। सच्छास्त्र का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? सत प्लस छास्त्र, सच प्लस शास्त्र, सच प्लस शास्त्र या फिर सत प्लस शास्त्र। तो इसमें क्या हो जाएगा? सत प्लस शास्त्र, जो कि सच्छास्त्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। कौटिल्य का विलोम शब्द है मृदुलता, आर्तव, मार्दव या फिर आर्जव। तो कौटिल्य का विलोम शब्द ना तो मृदुलता है, ना तो आर्तव है, ना तो मार्दव है। तो क्या हो जाएगा? आर्जव हो जाएगा कौटिल्य का विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या फिर अकर्मक क्रिया। इसमें कोई प्रेरणा तो मिल नहीं रहा था, इसलिए प्रेरणा नहीं। कोई संयुक्त क्रिया भी नहीं है, इसमें संयुक्त क्रिया भी नहीं है। क्या? पूर्वकालिक क्रिया है, यानी कि ये पूर्व में अब पढ़कर क्या होगा, यानी कि पहले जो पढ़ना था नहीं पढ़े तो अब पढ़ के क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ओ, ऐ, ह या फिर छ। तो आपने यदि पढ़ा होगा एदैतो कंठ तालु, इसका पूरा सूत्र होता है। तो ये ऐ जो है इसका जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ तालु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तूफान आने का संदेह है, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए हैं या फिर इसके एकमात्र 2 कारण हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही कौन सा है? सी वाला, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत, भयानक, विभत्स या फिर रौद्र।
तो जुगुप्सा किसका है? विभत्स रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर सी सही है, करेक्ट है। निकलंक का सही संधि शब्द है निष्कलंक, निष्कलंक, निष्कलक, निष्कालक या फिर निष्कलंक। तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निकलंक का जो सही संधि शब्द होगा निष्कलंक। इसमें संधि कौन सी है? इसमें है विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। आपको ये ध्यान रखना है। पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द क्या है? क्रमागत, अन्वयागत, परागत या फिर तथागत। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो पीढ़ियों से चली जाती है उसे क्या बोलते हैं? अन्वयागत बोलते हैं। क्रमागत नहीं बोलते, क्रमागत बोलेंगे जो क्रम से आता है, लेकिन जो जो आए पीढ़ी दर पीढ़ी उसे बोलेंगे अन्वयागत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पवन का संधि विच्छेद कौन सा है? पौधन अन, पोधन अन या फिर पौधन न या फिर पाधन अवन। तो पवन का जो सही संधि विच्छेद है वो हो जाएगा पोधन अन पवन। ऑप्शन नंबर। सच्छास्त्र का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? सत प्लस छास्त्र, सच प्लस शास्त्र, सच प्लस शास्त्र या फिर सत प्लस शास्त्र। तो इसमें क्या हो जाएगा? सत प्लस शास्त्र जो कि सच्छास्त्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। कौटिल्य का विलोम शब्द है मृदुलता, आर्तव, मार्दव या फिर आर्जव। तो कौटिल्य का विलोम शब्द ना तो मृदुलता है, ना तो आर्तव है, ना तो मार्दव है। तो क्या हो जाएगा? आर्जव हो जाएगा कौटिल्य का विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या फिर अकर्मक क्रिया। इसमें कोई प्रेरणार्थ मिल नहीं रहा था इसलिए प्रेरणार्थ नहीं। कोई संयुक्त क्रिया भी नहीं है, इसमें संयुक्त क्रिया भी नहीं है। क्या? पूर्वकालिक क्रिया है, यानी कि ये पूर्व में। अब पढ़कर क्या होगा, यानी कि पहले जो पढ़ना था नहीं पढ़े, तो अब पढ़ के क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ओ, ऐ, ह या फिर छ। तो आपने यदि पढ़ा होगा एदैतो कंठ तालु, इसका पूरा सूत्र होता है। तो ये ऐ जो है इसका जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ तालु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तूफान आने का संदेह है, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए हैं या फिर इसके एकमात्र दो कारण हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही कौन सा है? सी वाला, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत, भयानक, विभत्स या फिर रौद्र। तो जुगुप्सा किसका है? विभत्स रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर सी सही है, करेक्ट है। निकलंक का सही संधि शब्द है निष्कलंक, निष्कलंक, निष्कलक, निष्कालक या फिर निष्कलंक। तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निकलंक का जो सही संधि शब्द होगा निष्कलंक। इसमें संधि कौन सी है? इसमें है विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। आपको ये ध्यान रखना है। पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द क्या है? क्रमागत, अन्वयागत, परागत या फिर तथागत। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो पीढ़ियों से चली जाती है उसे क्या बोलते हैं? अन्वयागत बोलते हैं। क्रमागत नहीं बोलते, क्रमागत बोलेंगे जो क्रम से आता है, लेकिन जो जो आए पीढ़ी दर पीढ़ी उसे बोलेंगे अन्वयागत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पवन का संधि विच्छेद कौन सा है? पौधन अन, पोधन अन या फिर पौधन न या फिर पाधन अवन। तो पवन का जो सही संधि विच्छेद है वो हो जाएगा पोधन अन पवन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? नारिकेल, चुगलखोर, आतिशबाजी या फिर लफंगा। तो संकर जो शब्द है वो है चुगलखोर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अवनी का विलोम शब्द है धरा, शशांक, अंबर या फिर सितारा। तो अवनी का जो विलोम शब्द जाएगा हो जाएगा अंबर। बाकी ये सब अवनी का अंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मुहावरा या लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? लकड़ी का बर्तन अग्नि से तेज जल सकता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, या फिर छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो इसका यही आंसर है, छल कपट का जो व्यवहार है हमेशा नहीं चलता, इसी को बोलते हैं
काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कृष का विलोम है बिटप, हष्टपुष्ट, केश या फिर भव। तो कृष का जो विलोम है वह है हष्टपुष्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अल्पज्ञ का विलोम क्या है? अल्पज्ञ मतलब थोड़ा, सर्वज्ञ, बहुज्ञ, अवज्ञ या फिर कृतज्ञ। तो अल्पज्ञ का जो विलोम है वह है सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटियाँ, खूंटियों, खूंटियाँ या फिर खूंटियों। तो जो खूंटी है इसे एक खूंटी दीवार में कभी रहता है ऐसे लगाया जाता है, इस पर कपड़े पर टांगने के लिए लगाया जाता है इसको। और खूंटी का जो बहुवचन है वो हो जाएगा खूंटियाँ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताना है। आजन्म, निर्भीक, आजीवन या फिर ईश्वर। ठीक है, तो क्या है? ईश्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि या फिर प्रतिनिधि। तो प्रतिनिधि बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, इसमें बताना है कि कौन सी त्रुटि है। तो विद्यालय में ये बिल्कुल सही है, जलपान का उत्तम प्रबंध होगा, ना कि को होगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, इसमें बताना त्रुटि कहाँ पे है। मुझे में है या इस यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है। तो मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, ना कि अच्छी लगती है। इस वजह से अच्छी लगती है बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ होगा अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, ये होगा करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? आज, आँख, अग्र या फिर आग। तो जो अग्र है ये तत्सम है, बाकी सारे क्या हैं? तद्भव है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित के लिए एक शब्द चुनिए। पर्वत की तलहटी, द्रोण, बेसिन या फिर घाटी। इसे बताना है पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? क्या द्रोण होगा, बेसिन होगा, घाटी होगा? नहीं, ये होगा उपत्यका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? कृपण, मसृण, मितव्ययी या फिर अल्पव्ययी। तो कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द है कृपण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्नलिखित प्रश्न के वाक्यों में आए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने डैश को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। इसमें बताना है शत्रु, सहयोगी, विपक्षी या फिर प्रतिरोधी। तो होगा शत्रु, यानी कि उसका हृदय इतना कोमल है कि वह मित्र तो क्या अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। ऑप्शन नंबर ए सही है। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए? उद्धृत, प्रबुद्ध, संबंध या फिर उद्यत। तो देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्यत रहना चाहिए, और यही शब्द यहाँ पर आएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताना है। कल्प वृक्ष, केवड़ा, कमल या फिर गुलाब। तो जो अरविंद शब्द का पर्यायवाची है वो हो जाएगा कमल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, और सी बिल्कुल सही आंसर है। निर्धन में कौन सी संधि है? अयादि संधि, यण संधि, व्यंजन संधि या फिर विसर्ग संधि। तो निर्धन में विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देशांतर में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु या फिर द्वंद्व। तो देशांतर में बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट, उषा नागरी। निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, रूपक या फिर उपमा। तो अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट, उषा नागरी में रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? इष्टिका, कुपुत्र, अमी या फिर उलूक। तो इसमें जो तद्भव शब्द है वो है अमी। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। निम्नलिखित वाक्यों में सही वाक्य का चयन कीजिए। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषी हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है, या फिर जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। जो इसमें करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन नंबर डी सही है। कोट बंदरगाह भारत के किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा में, केरल में, आंध्र प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में। तो कोझिकोड बंदरगाह जो स्थित है यह है
केरल में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यह एक मध्यम आकार का बंदरगाह है। यह कोचीन बंदरगाह के उत्तर में स्थित है। अब जो क्वेश्चन का पैटर्न है बदल रहा है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि कोचीन बंदरगाह के उत्तर में कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो वो कौन सा है, वह कोझीकोड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी सबसे कम है? पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर बिहार में। पूछा गया है किस में जलोढ़ मिट्टी सबसे कम है, तो यह है मध्य प्रदेश में, यानी कि एमपी में जलोढ़ मिट्टी सबसे कम है। एक बात आप कमेंट करेंगे कि कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, यानी कि मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित परिवहन के प्रकारों में किसकी टर्मिनल लागत न्यूनतम है? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन या फिर वायु परिवहन। पूछा गया किसकी टर्मिनल लागत न्यूनतम है, किसकी है? यह है जल परिवहन की। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मुख्य रूप से भारत में यूरेनियम पाया जाता है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या फिर झारखंड में। यानी कि मुख्यतः यूरेनियम किस राज्य में पाया जाता है? यह पाया जाता है झारखंड में। डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित स्थानों में से 21 दिसंबर को सबसे ज़्यादा प्रकाश अवधि कहाँ पर होती है? बेंगलुरु, मुंबई, जयपुर या फिर तिरुवनंतपुरम। 21 दिसंबर को सबसे ज़्यादा प्रकाश अवधि कहाँ पर होती है? आपको भी पता है, यह होती है तिरुवनंतपुरम में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इधर दिया कूट वाला क्वेश्चन, एक तरफ दिया परियोजना और दूसरी तरफ दिया नदी। पूछा जाएगा कि कौन सी परियोजना किस नदी पर स्थित है। यानी कि हुबर बाथ परियोजना यह किस नदी पर है? यह है कोलोराडो नदी पर, यानी कि ए का 2। क्यू कुक परियोजना यानी क्यों कुक परियोजना यह मिसिसिपी नदी पर है, तो बी का 3। ग्रैंड कोली परियोजना यह जो है कोलंबिया नदी पर है, तो सी का 1 हो जाएगा। और कचोवका यह है नी पर। ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, सॉरी, ए का 3, 1 मिनट, हुवर बांध ए का 2 होगा, बी का 3 होगा, बी का होगा 3, बी का 3, ए का 1, बी का 3, ए का 2, बी का 3। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ज्वालामुखी चट्टानों में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज है सल्फर, टीन तथा अभ्रक, खनिज तेल, मैग्नीज तथा टंगस्टन। तो ज्वालामुखी चट्टानों में पाया जाने वाला सबसे प्रमुख खनिज कौन सा है? तो यह जो खनिज है यह है सल्फर। दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे टीन और अभ्रक कहाँ पाए जाते हैं। तो टीन और अभ्रक पाए जाते हैं आपके धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, खनिज तेल अवसादी चट्टानों में, यह पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में, और मैग्नीज और टंगस्टन ये पाए जाते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। तो यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, उसको भी आप नोट कर सकते हैं या फिर आपको याद कर सकते हैं। गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील, भारत और चीन का स्थान है क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरा, दूसरा व पहला, क्रमशः तीसरा, पहला व दूसरा, क्रमशः दूसरा, पहला व तीसरा। तो गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील का स्थान कौन सा है? यह पहला है, उसके बाद दूसरा किसका है? भारत का, और तीसरा किसका है? चीन का। यानी कि ए ऑप्शन सही है। बाल्को की स्थापना कब की गई थी? यानी कि 24 नवंबर 1965, 24 नवंबर 1966, 24 नवंबर 1967 या फिर 24 नवंबर 1968। तो बाल्को का पूछ रहा है, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 नवंबर 1965 को। बी ऑप्शन सॉरी ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित जनजातियों में कौन पशुचारी और घुमक्कड़ हैं? कज्जाक, पिग्मीज, मसाई या फिर लैस। कौन सी जनजाति है जो कि पशुचारी और घुमक्कड़ है? यह जनजाति है कजाक जनजाति। दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट है। क्षोभ मंडल में वायु गति संचरण किसके द्वारा होती है? सौर पवन, संवहन धारा, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर वायु दाब। तो क्षोभ मंडल में वायु गति
यानी कि संचलन किसके द्वारा होती है, यही पूछा गया है। तो होता है संवहन द्वारा, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन तापमान प्रतिलोमन का एक प्रकार नहीं है? अक्षांशीय प्रतिलोमन, अप्रवाही प्रतिलोमन, प्रवाही प्रतिलोमन या फिर यांत्रिक प्रतिलोमन। कौन है? यह है अक्षांशीय प्रतिलोमन, दैट मीन्स ए विल बी राइट। स्टोन लैटिस निम्नलिखित में से किसकी क्रिया द्वारा निर्मित होती है? वायु, जल, लहर या फिर हिमानी प्रक्रम। पूछा गया है स्टोन लैटिस किसके द्वारा निर्मित होती है? तो यह जो निर्मित होती है यह होती है वायु द्वारा। शुद्ध वाक्य चुनना है, शुद्ध वाक्य चुनिए। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। वेदों में 6 अंग माने जाते हैं। वेदों से 6 अंग माने जाते हैं या फिर वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। और वेदों में 6 अंग, ये भी गलत है। सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सही है। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। अभ्यंतर के विपरीतार्थक शब्द बताना है। विपरीत का मतलब होता है विलोम। विपरीत अभ्यंतर का आपको विलोम बताना है। तो अभ्यंतर का विलोम क्या हो जाएगा? बाह्य, अंदर, गुलामी या फिर अनारूढ़। तो ना तो गुलामी होगा, ना तो अनारूढ़ होगा, ना तो अंदर होगा, ये होगा बाह्य। ठीक है, बाह्य होगा अभ्यंतर का विलोम। चमक का पर्यायवाची बताना है। प्रकाश, बिजली, दामिनी या फिर चंचला। तो प्रकाश का मतलब होता है लाइट, यानी कि चमकदार होता है, उसी को बोलते हैं प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अली का शाब्दिक अर्थ बताना है। भंवरा, सखी, दीप रखने की जगह या फिर अकेला। अली का मतलब क्या हो गया? ये हो गया सखी। तो अली का शाब्दिक अर्थ सखी हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही है। अचल का पर्यायवाची शब्द है अचल। अचल मतलब स्थिर, अवरुद्ध, विकृत या फिर विद्रूप। अचल मतलब आपने सुना होगा कि अचल संपत्ति है उसके पास। अचल मतलब स्थिर है, वो उसको कोई जो है ले नहीं सकता, सॉरी, वो अचल है, इस तरह से स्थिर है वो। इस तरह बोला था ना कि ज़मीन है तो उसको बोलते हैं अचल संपत्ति है, इसीलिए वहीं से लिया गया। अचल का जो पर्यायवाची है वो है स्थिर, ऑप्शन नंबर ए सही है। अग्रज का विलोमार्थक शब्द है मझला, बड़ा, अनुज या फिर विग्रह। मझला मतलब होता है बीच वाला, जैसे मान लीजिए बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये सबसे छोटा है, तो ये हो गया बड़ा, ये हो गया छोटा, और जो बीच वाला होता है उसे बोलते हैं मझला। ठीक है, तो मझला तो होगा नहीं। ठीक है, ये बड़ा हो गया, ये उससे छोटा हो गया, ये सबसे छोटा हो गया, तो मझला तो होगा नहीं, मझला नहीं होगा। बड़ा तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अनुज मतलब होता है छोटा, और छोटे का विलोम क्या होगा? बड़ा, यानी कि अग्रज होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। 100 की गिनती को कहते हैं शतक, सती, शताब्दी या फिर प्रतिशत। प्रतिशत तो बोलते हैं 100 में जो भाग होता है, जैसे मान लीजिए 1% बोल दिए तो होगा 1/100, तो प्रतिशत तो होगा नहीं। शताब्दी मतलब होता है कि 100 साल, 100 साल वो शताब्दी बोलते हैं। सती मतलब जो किसी के जैसे वियोग में सती जाती है, पहले था सती प्रथा, उसको दें। लेकिन क्या होगा? इसका शतक होगा। 100 की गिनती को क्या कहते हैं? शतक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? सुखी, आरूढ़, उपकरण या फिर निर्विरोध। सुखी क्या है? क्या उसमें उपसर्ग लगा है? तो इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा है। आरूढ़ में आ उपसर्ग लगा है, उपकरण में उपसर्ग लगा है, और निर्विरोध में नी उपसर्ग लगा है। लेकिन सुखी में कोई उपसर्ग नहीं लगा है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो होगा सुखी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। बालों के समूह को क्या कहते हैं? बाल यानी कि जो बाल होता है ना, इसे मान लीजिए भाई साहब हैं, ठीक है, और ये इनके बाल हैं, मान लीजिए इनके कुछ बहुत बड़े बड़े बाल हैं, मान लीजिए ऐसे बाल हैं इनके, ठीक है। तो बालों को समूह क्या बोलते हैं? ढेर तो बोलेंगे नहीं। लट, गुच्छा या फिर अवली। तो बालों के समूह को बोलते हैं लट। गुच्छा क्या होगा? जैसे मान लीजिए कोई अंगूर है, ठीक है, तो अंगूर का जो गुच्छा होता है, अंगूर ऐसे मान लीजिए है, अंगूर है, इसको बोलेंगे गुच्छा। तो ये गुच्छा तो होगा नहीं, ढेर भी नहीं होगा, तो क्या होगा? लट होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखना है। व्याकरण का ज्ञान रखने वाला, यह आपको बताना है कि व्याकरण का ज्ञान रखने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? पंडित, विद्वान, व्याख्याता या फिर व्याकरण।
तो व्याकरण का ज्ञान रखने वाले के लिए जो शब्द होगा वो होगा व्याकरण। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। परिव्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या है? जो दान में दिया गया हो, जिसका परित्याग किया जा सके, जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो, जिसका परित्याग आवश्यक हो। परिव्यक्त, तो इसका मतलब दान में दिया, जो दान में दिया गया वो नहीं होगा, जिसका परित्याग किया जा सके ये भी नहीं होगा, जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो वही होगा परिव्यक्त। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। रेस्तरां किस भाषा का शब्द है? रेस्तरां बताना है। जापानी, जर्मनी, रूसी या फिर फ्रांसीसी। तो रेस्तरां जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव बताना है। रैन, यव, शून्य या फिर सूत्र। रैन नहीं होगा, यव। रैन, यव, शून्य या फिर सूत्र। तो जो तद्भव शब्द है वो क्या है? रैन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। किस शब्द की वर्तनी सही है? अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय में कैसे लिखते हैं आप? अंतर्राष्ट्रीय तो लिखते नहीं है, ये तो गलत है। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय भी नहीं लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय भी नहीं लिखेंगे, क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं इसको अंतर्राष्ट्रीय। ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ये आपको बताना है। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या फिर मॉरिशस। तो जो मॉरिशस है, मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। और मॉरिशस में, जो मॉरिशस है यहाँ पर बहुत सारे इंडियन ही हैं, तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। पढ़ लेते हैं। निम्न में से सर्वनाम शब्द है। दान रिपीट हो गया है। भजन, कुछ, पढ़ना, तो क्या है? कुछ है। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का प्रयोग, विशेषण का उदाहरण है? ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक या फिर परिमाण बोधक। तो इसमें कौन सा विशेषण है ये बताना है। इसमें विशेषण कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा डी, यानी कि परिमाण बोधक। बहुत दूध देती है यानी कि परिमाण बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है कि यानी कि बहुत, यानी कि ज़्यादा दूध देती है। यह परिमाण बोधक विशेषण है। वह बहुत मधुर गाता है। इनमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। वह बहुत मधुर या फिर गाता है। वह बहुत मधुर गाता है। कैसा गाता है? मधुर गाता है। तो जब मधुर गाता है तो उसमें विशेषण क्या हो जाएगा? यानी सॉरी, पूछा प्रविशेषण। वह बहुत ही मधुर गाता है, इसमें जो प्रविशेषण हो जाएगा वो जाएगा बहुत, यानी कि मधुर तो गा रहा है लेकिन बहुत मधुर गा रहा है। यह है प्रविशेषण, यानी कि जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, यह होता है प्रविशेषण। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? स्वर का वर्गीकरण इसमें से कौन सा शब्द नहीं है? प्लुत, ह्रस्व, संयुक्त या फिर द्वित। तो स्वर पूछा गया, इनमें से कौन सा नहीं है? द्वित। द्वित व्यंजन होता है, स्वर नहीं होता है, तो डी विल बी राइट। प्लुत स्वर, ह्रस्व और संयुक्त होता है। चलिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। नाम धातु, द्विक्रमक क्रिया, प्रणार्थक क्रिया या फिर कृदंत क्रिया। इनमें क्रिया बताना है, क्रिया कौन सा है? इसमें द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। वी विल बी राइट। दीपा ने गाय को चारा खिलाया में द्विकर्मक क्रिया है। कुछ क्रियाएं 2 कर्म वाली होती है, जैसे प्रश्नगत वाक्य में 2 कर्म है, गाय और चारा, ये 2 कर्म है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। वाक्य में क्रिया है संयुक्त, सहायक, अकर्मक या फिर सकर्मक। तो बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में कैसी क्रिया है? संयुक्त, सहायक, अकर्मक या फिर सकर्मक। इसमें जो है सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन बी, डी विल बी राइट, क्योंकि बालक है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में सकर्मक क्रिया है। और वे क्रियाएं जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती हैं, अर्थात इन क्रियाओं का असर सीधा सीधा कर्म पर पड़ता है,
सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राम फल खाता है, ये भी क्या है आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अंकित टीवी देख रहा है, ये भी क्या है सकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो ये क्या है सकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? स्तुति, निंद्य, श्लाघ्य या फिर निरुद्ध। निंदा का विलोम पूछा गया है। निंदा का विलोम क्या होता है आपको भी पता है? स्तुति होता है। ए विल बी राइट। सेशन को यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।